हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो फाइनली आज का ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है जो इस बार हैं 12th में और जिनको 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है। क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे लगातार कि सर आप क्लास 12 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध को बताइए जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 12th हिंदी के टॉप 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध को बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, गारंटी ले लो। अब देखो, निबंध आपको याद थोड़ी ना करना होता, इतने बड़े बड़े निबंध होते हैं, उसको याद करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आपको ध्यान देना होता है हेडिंग पर। और हम जो है टॉप 10 निबंध को तो जानेंगे ही, साथ में ये भी जानेंगे कि निबंध लिखना कैसे है। जो 10 मैं आपको निबंध बताऊंगा ना, उसमें से किसी एक निबंध को हम लाइव लिखकर आपको दिखाएंगे। तो आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हिंदी में हम 9 नंबर क्लियर करेंगे। देखो, निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 9 नंबर का आता है, तो भैया इसको हम मिस नहीं कर सकते। तो क्लास 12 हिंदी 2025 10 सबसे महत्वपूर्ण निबंध, इससे बाहर भैया कुछ नहीं आएगा। बस यही 10 निबंध आप पढ़ लेना, याद नहीं करना है आपको, एक नजर पढ़ लेना, उसके हेडिंग को देख लेना है, याद निबंध नहीं करना होता है। ठीक है, अब देखो 9 नंबर आपका कंप्लीट हम कराएंगे। देखो क्या क्या, सबसे पहले ये जान लो, बस इन 10 निबंधों को आपको पढ़ना है, भटकना नहीं है इधर उधर, बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको हेडिंग पर विशेष ध्यान देना है। दूसरी चीज, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ऐसे लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे जैसा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, माहौल बदल देंगे, इस बार हम लोग आग लगा देंगे, मतलब माहौल बदल देंगे। भैया आग नहीं लगाना है क्लासरूम में, इस बार हम हिंदी में 100 में 100 लेकर आएंगे, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं निबंध में क्या क्या होता है। देखो, निबंध तो मैं आपको बताऊंगा ही कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। पहले ये देखो महत्वपूर्ण हेडिंग क्या क्या होते हैं। देखो, निबंध में सबसे फर्स्ट जो हेडिंग होना चाहिए वो प्रस्तावना होना चाहिए। प्रस्तावना में आपको निबंध जिस पर भी आप लिख रहे हैं, चाहे आप आतंकवाद पर लिखें, चाहे पर्यावरण प्रदूषण पर लिखें, चाहे जनसंख्या वृद्धि पर लिखें, चाहे जिस पर आप निबंध लिखें, फर्स्ट हेडिंग आपका प्रस्तावना होगा। इसमें आपको यह बताना कि आखिर ये है क्या। जैसे आप पर्यावरण प्रदूषण पर लिख रहे हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में लिखना है प्रस्तावना में। दूसरा, आपको निबंध से संबंधित हेडिंग डालना होगा। जैसे मान लो आप पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख रहे हो तो फर्स्ट हेडिंग तो आपका प्रस्तावना हो गया। उसके बाद में आपको लिखना है प्रदूषण का अर्थ क्या है, प्रदूषण के प्रकार, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। ठीक है, फिर प्रदूषण से हानियां, इसको रोकने के उपाय, और लास्ट वाला हेडिंग हमारा रहेगा उपसंहार। तो हेडिंग में ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि निबंध को हम रटते नहीं है, निबंध को पढ़ते हैं और खुद से हम लिखते हैं। अगर आप थोड़ा सा पढ़ लिया, आपको पता चल गया, हेडिंग आप देख लेना हर एक निबंध का, आपका 9 नंबर कंप्लीट रहेगा। उसके अंदर आपको निबंध से रिलेटेड लिखना होता है। हम खुद में राइटर हैं भैया, आप भी खुद में राइटर हैं। ऐसा मत सोचिए जो किताब में लिखा है वही जाकर लिख दो, क्योंकि अलग अलग किताब में अलग अलग दिया रहता है। आप अपने तरीके से लिख दो, नंबर आपको पूरा मिलेगा। तो ये 3 हेडिंग जो है, सबसे फर्स्ट और लास्ट वाला आपको जरूर डालना है। बाकी बीच में जो निबंध से रिलेटेड हेडिंग है वो तो हमें डालना ही होगा। ये तो थी कुछ बेसिक जानकारी। अब हम जानेंगे वो कौन कौन से 10 महत्वपूर्ण निबंध हैं जो हमें पढ़ लेना है। देखो भैया, 10 सबसे महत्वपूर्ण निबंध जिसको हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, जिसके 99% चांसेस हैं इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के। तो इन निबंधों को तैयार कर लेना जो 10 मैं बताने जा रहा हूं। देखो, सबसे फर्स्ट निबंध देखो, और एक काम और करना भैया, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ताकि मैं आपको ऐसे ही क्लासेस प्रोवाइड करा सकूं। लाइक का टारगेट सिर्फ 2000 लाइक का है, 2000 लाइक तक पहुंचा दोगे, सारे सब्जेक्ट की मैं आपको क्लासेस मैराथन भी दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट निबंध हमारा है मेरा प्रिय कवि। देखो भैया, आप लोगों को
जो टीचर्स हैं वो बताते हैं निबंध जो पढ़ो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। कुछ कहेंगे पर्यावरण प्रदूषण वाला पढ़ लो, बेरोजगारी वाला पढ़ लो, लेकिन मैं आपको 10 क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 10 में से कोई ना कोई, मतलब 10 में से 5 आपको दिए जाते हैं, तो इन्हीं में से निबंध इस बार आने वाले हैं। सबसे पहला है मेरा प्रिय कवि। जैसे आपका कोई प्रिय कवि हो उस पर आपको निबंध लिखना होगा, या मेरा प्रिय साहित्यकार भी दिया जा सकता है, तो इस पर निबंध लिखने को काफी ज्यादा पूछा जाता है, मैंने देखा है। क्योंकि आपके प्रिय कवि कौन से हैं, जैसे किसी की सूरदास हैं, किसी के महादेवी वर्मा जी हो, या फिर कोई भी हो, तो आपको मेरा प्रिय कवि या मेरा प्रिय साहित्यकार दोनों तरह से निबंध दिया जाता है, तो इस पर निबंध आपको लिखना है। इस निबंध को जरूर पढ़ लेना, ठीक। दूसरा निबंध है स्वच्छता अभियान जन जन कल्याण। देखो भैया, स्वच्छता अभियान पर भी निबंध पूछा जाता है, क्योंकि स्वच्छता बहुत जरूरी है। आज के युग में स्वच्छता बहुत जरूरी है। आप अगर स्वच्छ रहेंगे तो आप अच्छा फील करेंगे। तो स्वच्छता अभियान जन जन कल्याण, अगर स्वच्छता रहेगी तो लोगों का कल्याण होगा, ठीक है। जो हम जैसे लोग रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, हम सबके हित में काम होगा। तो स्वच्छता हमेशा बनाए रखें, गंदगी से दूर रहें, ठीक है। समझ में आया। तीसरा देखो, तीसरा है भारतीय समाज में नारी का, स्त्रियों की स्थिति। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति, मतलब जो हमारे समाज में स्त्रियां हैं, जो वोमेन्स हैं, उनकी कंडीशन कैसी है, उस पर आपको निबंध दिया जाता है। इसको कई प्रकार से पूछा जाता है, जैसे हमारे समाज में स्त्रियों की भूमिका, महिलाओं की भूमिका, ऐसे ऐसे आएगा, मतलब इसी को कई टाइप से देते हैं। तो ये वाला निबंध भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कंप्लीट कर लेना। तीसरा, ठीक है। अब नारी का स्थान क्या है हम सभी को पता है, ठीक है। चलो चौथा, बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान। देखो भैया, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ने के कारण बेरोजगारी भी बढ़ रही है। बहुत सारे युवक पढ़ लिख कर भी बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको जो है नौकरी नहीं मिल रही है। तो बेरोजगारी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान भी आपको लिखना है, इस पर निबंध। देखो, इन्हीं में से मैं एक का अभी आपको लिखकर दिखाऊंगा कैसे आखिर निबंध लिखा जाता है। तो अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। चलो पांचवा निबंध देखो स्टूडेंट, पांचवा निबंध है आतंकवाद समस्या एवं समाधान। देखो, आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, सिर्फ हमारे भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए ये एक बड़ी समस्या है। तो ये समस्या और इसका समाधान, इस पर आपको निबंध लिखने को दिया जाता है। ये निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बताऊंगा इन 10 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध कौन सा है, ठीक है। इसके बाद में भ्रष्टाचार एक अभिशाप, भ्रष्टाचार पर भी निबंध दिया जाता है काफी ज्यादा। फिर है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। देखो भैया, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध दिया जाता है, इसी पर हम निबंध लिखना अभी सीखेंगे। मतलब पर्यावरण प्रदूषण, जो पॉल्यूशन होता है, वो कैसे, मतलब पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसको रोके कैसे, कैसे हम पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं, इस पर निबंध दिया जा सकता है। इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता, इंटरनेट की यूज हम कैसे करते हैं पढ़ने में, अपनी शिक्षा में कैसे इसका यूज करते हैं, इस पर निबंध काफी ज्यादा दिया जाता है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये निबंध तो शुरू से ही आता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। यही वो 10 निबंध हैं, यही वो टॉप 10 निबंध हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे 12th बोर्ड एग्जाम के लिए। समझ में आया कौन कौन से निबंध हैं? देखो, मेरा प्रिय कवि, स्वच्छता अभियान, भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति, बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या, भ्रष्टाचार एक महान अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण, इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता, विज्ञान वरदान या अभिशाप, और भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं रखता हूं इनको, मेरा प्रिय कवि काफी इंपॉर्टेंट है, और बेरोजगारी की समस्या भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आतंकवाद की समस्या भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन जो मोस्ट है उसको मैं बता देता हूं। और भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप पढ़ सबको लीजिएगा, हेडिंग सबका देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया इसको रटना नहीं होता है, आपको अगर हेडिंग पता है कौन कौन सा हेडिंग हम डालें तो उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल जाते हैं। क्योंकि एग्जामिनर जो है ये देखता है बच्चे ने कितने हेडिंग में लिखा है, कैसे लिखा है, क्योंकि 9 नंबर फ्री में नहीं मिलते, आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना होता है निबंध, ठीक है। तो ये 10 निबंध आप कंप्लीट कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। भैया 5 ऑप्शन रहते हैं,
5 में से 2-3 तो इसी में से आ सकते हैं, या 5 आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कौन कौन से निबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। अब आखिर निबंध लिखे कैसे, क्योंकि मैंने बताया सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग डालो, फिर निबंध से रिलेटेड हेडिंग डालो, फिर उपसंहार हेडिंग डालो। तो आखिर कैसे लिखेंगे सर जी, ये भी तो बताएं। क्यों नहीं बताएंगे, चलो वो भी जानते हैं। ठीक है, जब तक है हम नो टेंशन भाई। चलो, हमने लिया है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। इस निबंध को आज हम लिखना सीखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण जो है ये कैसी समस्या है और इसका समाधान हम कैसे करें। चलो जानते हैं भाई, है निबंध तो इसको जानना ही है। ठीक है, चलो सबसे पहला हेडिंग मैंने बताया प्रस्तावना आपका रहेगा। प्रस्तावना में आप लोग प्रदूषण के बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे। जैसे देखो, जो हमें चारों ओर से परिवृत किए हुए हैं वही हमारा पर्यावरण है। मतलब जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही तो हमारा पर्यावरण है? वही तो इन्वायरमेंट है हमारा। आगे देखो, इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूक होना हमारी जो है प्रमुख आवश्यकता है क्योंकि हमारा पर्यावरण धीरे धीरे प्रदूषित हो रहा है। ठीक, तीसरी चीज, प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी। यानी कि जो आज के पहले का भारत था, प्राचीन भारत, उसमें ये सब समस्या थी ही नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि देखो एक चीज समझ लो, ये जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है ना, ये भी जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड है। जनसंख्या लगातार बढ़ेगी। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो भैया जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन तो बढ़ेगा नहीं, भूमि उतनी ही रहेगी। और क्या करेंगे लोग? पेड़ों को काट काट कर, जंगलों को काट काट कर घर बना लेंगे। और जंगल नहीं होंगे भैया तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। मतलब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेड़ पौधे हमारे लिए, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, एक आइडिया आप लगा लीजिए। क्योंकि वही हमें ऑक्सीजन देते हैं और बिना सांस लिए हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो पेड़ आप जरूर लगाएं, वृक्षारोपण जरूर करें। कमेंट में बता देना आपने कितना पेड़ लगाया, झूठ मत बोलना, कितनी प्लांटिंग आपने अब तक की है। पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है। आगे देखो, ये वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। मतलब पर्यावरण प्रदूषण जो है, ये जो औद्योगिक प्रगति हुई है ना, औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रास्त्र का जो निर्माण हुआ है। पहले भैया जो हमारे ऋषि मुनि थे आज के प्राचीन भारत में, वो बॉम्ब थोड़ी ना बनाते थे, वो हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, न्यूक्लियर बम ये सब नहीं बनाते थे। अब ये सब बन गया है। आप देखते होंगे आसपास के देश में, हमारे पड़ोसी देश में या अलग के देश में बमबारी होती रहती है, झगड़े लड़ाई होते रहते हैं। पहले ऐसा नहीं था क्योंकि जमीन बहुत था, जनसंख्या कम थी, तो लोग क्यों लड़े आखिर? क्योंकि बहुत सारी जमीनें थी। अब क्या है, लोग एक दूसरे को पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे हैं। एक देश दूसरे देश को पूर्ण रूप से उस पर कब्जा कर लेना चाहता है। तो यही सब लालच पहले नहीं था। पहले इतना ज्यादा भूमि था कि लोगों को लालच ही नहीं होता था कि यार और क्या करेंगे। और अब देखो एक दूसरे को मारने पर भी उतर आए हैं कि इनके ऊपर बम गिरा दो, ये स्वाहा हो जाए। तो यही सारी चीजें हैं। ठीक है, आगे देखो, ध्वनि प्रदूषण। देखो इसको नोट कर लिया करो, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आप लोग नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो ध्वनि प्रदूषण भी प्रदूषण के अंतर्गत ही आता है। तो ध्वनि प्रदूषण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोच ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। लगता है कि वो दुखद दिन अब आ गया है। मतलब हमारे रॉबर्ट कोच जी ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा ना कि ये जो नॉइज है ना, ये जो ध्वनि होती है, ये आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी। ध्वनि जो होती है आपके काम करने की शक्ति को ये कम कर देगी, हास कर देगी। तो उन्होंने कहा था कि लगता है एक दिन ऐसा होगा कि ध्वनि आपकी सबसे बड़ी शत्रु बन जाएगी। जो डीजे बजा बजा के ना डांस करते हो भांगड़ा, वो सब भैया बहुत ज्यादा प्रदूषित कर रहा है हमारे वातावरण को। तो इसी से प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलो अब दूसरा हेडिंग हमारा रहेगा। मैंने बताया था फर्स्ट हेडिंग प्रस्तावना, दूसरा आप निबंध से संबंधित हेडिंग डालेंगे। जैसे हम पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख रहे हैं, तो अब हम लिखेंगे प्रदूषण का अर्थ क्या है, आखिर प्रदूषण है क्या।
ये तो जानना जरूरी है। फिर हम प्रदूषण के प्रकार को जानेंगे। देखो, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। ठीक है, मतलब प्रकृति द्वारा ही पर्यावरण का निर्माण किया गया है। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का, इसको नोट करो, मतलब कहा जा रहा है कि स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अगर वातावरण स्वच्छ रहेगा तो हमारी जो जिंदगी रहेगी ना बहुत आराम से कटेगी, वरना भाई प्रॉब्लम होगा। आप गांव में अगर रहते हैं आपको अच्छा लगता होगा, पेड़ पौधे रहते हैं, हरियाली रहती है, अच्छे अच्छे हवाएं मिलती है हमको। लेकिन अगर यही आप शहर में चले जाए ना, एक दिन में आप इतना अनकंफर्टेबल फील करेंगे ना कि वो आपको ही पता होगा। अगर आप चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, आप गांव में मान लीजिए रहते हैं, एक दिन दिल्ली चले जाएं, लखनऊ चले जाएं, पास के शहर में, तो आपको क्या होगा? आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। क्यों? क्योंकि वहां का जो वातावरण है हमारे गांव के वातावरण की तुलना में काफी अलग है। वहां पे बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं जिसके धुएं बहुत, मतलब गर्मी टाइप की आपको लगेगी। तो यही चीज है वातावरण, गाड़ी मोटर भी, क्योंकि ये सब औद्योगिक प्रगति हुई है ना, अब ये सब हुए हैं। आज के 100 साल 150 साल पहले हमारे भारत में नहीं थे। तो वही चीज है कि इसी सब की प्रगति ने पर्यावरण को बहुत ज्यादा खतरे में डाल दिया है। आगे देखिए, थोड़ा सा संकट उत्पन्न हो गया है। औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा तथा पानी प्रदूषित हो रहा है। मतलब औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से हमारी पृथ्वी, हवा और जल भी प्रदूषित हो रहा है। और हमारी आवश्यकता देखो क्या है। सबसे पहले हमारी वायु, हमें अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हम नहीं रह पाएंगे ज्यादा देर तक। ठीक है, वायु के बाद जल, अगर हमें पानी शुद्ध नहीं मिलेगा हमारे अंदर बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी भैया, प्रॉब्लम हमें हो जाएगी। तो अब हम जानेंगे प्रदूषण के प्रकार, आखिर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के प्रदूषण के प्रकार हेडिंग डालना, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ता है। मतलब आज के वातावरण में जो प्रदूषण है वो निम्न रूपों में पाया जाता है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाला। तो देखो स्टूडेंट, फर्स्ट वाला हमारा है वायु प्रदूषण। इसको हेडिंग डालेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, फिर जल प्रदूषण, फिर ध्वनि प्रदूषण, ऐसे ऐसे हम सबको कवर करेंगे। देखो सबसे पहले हम वायु प्रदूषण के बारे में बात कर लेते हैं। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। जो वायु है भैया वो जीवन का हमारे अनिवार्य सोर्स है, क्योंकि वायु के बिना हम नहीं रह पाएंगे। अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले हम ज्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे। पानी मान लीजिए ना मिले तो 1-2 दिन रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना वी कांट अलाइव, हम जीवित नहीं रह सकते। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। हम सभी प्राणियों को जीने के लिए, जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे हम हो चाहे जानवर हो कोई भी हो, हम सबको स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। एकदम प्योर वायु, अगर वो भी प्रदूषित रहेगा ना तो भी प्रॉब्लम होगी। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जबकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वही चीज जो मैंने बताया था, हम जैसे जीवधारी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और जो हमारे पेड़ पौधे हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। यानी कि वो हमारे लिए जीवन है, वो हमें जीवन, हमें लाइफ प्रदान कर रहे हैं। तो उनको भैया लगाना बहुत जरूरी है, उनको काटना नहीं। ठीक है, जब तक वो सूखे ना हो जाएं। आगे देखो, इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है, परंतु मनुष्य की अज्ञानता और स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण आज वृक्षों का अत्यधिक कटाव हो रहा है। लेकिन ये अज्ञानी जो मनुष्य है ना, ये पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए क्या कर रहे हैं, वृक्षों को काट रहे हैं, हरे भरे पेड़ पौधों को ये काट रहे हैं। इन अज्ञानियों को ये नहीं पता है कि अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारा जो लाइफ है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो भैया पेड़ पौधे को ना काटें, एक काटें 10 लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो समझ में आया वायु प्रदूषण क्या है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, मैं साइड में हो जाता हूं। कितना साइड में हूं मैं, क्योंकि यहां पे टेक्स्ट थोड़े बड़े बड़े लिखे हैं। चलो दूसरा देखते हैं। अब जल प्रदूषण पर आते हैं भैया। जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की ही होती है। मतलब हमारे जीवन को
जीने के लिए वायु के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता है वो पानी की ही होती है, जल की। जल को ही जीवन कहा जाता है। जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और हमारे जल का भी शुद्ध होना हमारे स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। देश के प्रमुख नगरों के जल का स्रोत हमारी सदा नीरा नदियां हैं। फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा सीवरों को नदियों में जोड़ दिया जाता है। फिर भी क्या होता है, बड़े बड़े शहरों के जो नाले हैं, जो उनसे सीवेज होते हैं, उन सबको उसी नदियों में जोड़ दिया जाता है। अब सोचो, जितनी भी गंदगी है सब हमारी नदियों में जाएगी तो हमें पानी कैसा मिलेगा? हमें पानी इम्प्योर मिलेगा, अशुद्ध मिलेगा, प्रदूषित पानी मिलेगा, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। ठीक है। विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य जल स्रोतों में दिनों दिन प्रदूषण पनपता जा रहा है। ठीक है, तो ये है आपका जल प्रदूषण। चलो इसको नोट करो फटाफट। देखो, बहुत ज्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना है, उतने ही वर्ड्स में लिखना है जितना आपको दिया जाए। तो ये आपको इतना इतना ही लिखना है, ऐसा नहीं कि पूरा बुक में जो दिया पूरा छाप के चले आए। वर्ड उतना ही लिखिए जितना आपसे कहा गया हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने ध्वनि प्रदूषण पर भैया। अब जैसे आपका वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वैसे ध्वनि प्रदूषण भी है, साउंड पॉल्यूशन। देखो, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मतलब ये नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने ही पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। मतलब मोटर कार, जो कार होते हैं, ट्रैक्टर होते हैं, जेट विमान होते हैं, कारखानों के सायरन होते हैं, मशीनें होते हैं, लाउड स्पीकर, डीजे डिचिक डिचिक होते हैं, तो ये सब जो है ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि से श्रवण शक्ति का ह्रास तो होता ही है, साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर ध्वनि तेज होगी ना तो हमारी जो सुनने की क्षमता है, श्रवण शक्ति जो है, इसका ह्रास होगा, हमें सुनने में प्रॉब्लम होने लगेगी और काम करने की जो क्षमता है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इससे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति तक हो सकती है और ज्यादा ध्वनि अगर आप डेली सुनते हैं, ज्यादा ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत रहते हैं तो आपको क्या होगा, मानसिक विकृति भी पैदा हो सकती है, मानसिक तनाव, आप मेंटली भी डिसबैलेंस हो सकते हैं। तो ये ध्वनि प्रदूषण था, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो, मतलब इसके जितने भी प्रकार हैं सब में आप थोड़ा थोड़ा लिख दो। अब आते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण। ये क्या होता है? देखो, आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है, परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इनके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। मतलब जो परमाणु परीक्षण होते हैं, जो बमबारी होती है, जो बड़े बड़े बॉम्ब होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं। वो क्या होगा, जब वो फटेंगे ना, ब्लास्ट होगा जब बॉम्ब, तो उसके जो पदार्थ हैं वो हमारे वायुमंडल में फैल जाएंगे, जिससे रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न हो जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए गए थे, उनसे लाखों लोग अपंग हो गए थे और आने वाली पीढ़ी भी इसके हानिकारक प्रभाव से अभी भी अपने को नहीं बचा पाई है। यानी कि दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ था, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिरा दिया था। इससे वहां पे बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग विकलांग हो गए और अभी भी जो उनके बच्चे पैदा होते हैं ना, वो भी विकलांग ही पैदा होते हैं। तो कितना ज्यादा लॉस हुआ आप खुद समझ लो। बहुत हानिकारक चीज है, झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए, ना ही एक देश से दूसरे देश को और ना ही अपने घर पर ही। आप एग्जाम्पल ले लो। चलो इसको नोट करो। चलो बढ़ते हैं, बढ़ते चलो मंजिल तो मिल ही जाएगी। मंजिल मिल जाएगी तो ठीक, नहीं तो अच्छे मुसाफिर बन जाएंगे। रासायनिक प्रदूषण, कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो आप सब्जियां खा रहे हैं, जो आप खाना खा रहे हैं, वो जो पैदा किए जाते हैं वो भी रासायनिक खादों को छिड़काव से ही वो पैदा किए जाते हैं, जो आपके लिए हानिकारक है। आज आप जो भी खा रहे हैं ना, उसमें सब में लगभग हानिकारक चीजें होती हैं। तो कैसे आदमी, पहले क्या होता था, 100-100 साल आदमी जी जाते थे, सेंचुरी लगा देते थे। अब जैसे ही हाफ सेंचुरी वो लगाते हैं, उससे ऊपर थोड़ा बहुत पहुंचते हैं, गिर गए, फट से काम खत्म, चल गए ऊपर। तो यही चीज है,
रासायनिक प्रदूषण में जो भी कीटनाशक दवाई और रासायनिक खाद हैं सब बह बहकर आ जाते हैं और हमको प्रदूषित करते हैं। इसके साथ बहकर नदियों, तालाबों और अंततः समुद्रों में पहुंच जाते हैं और जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रदूषण के प्रकार हो गया, जितना भी प्रकार था मैंने बता दिया, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। अब आते हैं प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां। आखिर ये कैसी समस्या और इससे हानि क्या है, क्या नुकसान है हमें? देखो हेडिंग जितना अच्छे से, जितना ज्यादा आप डालोगे उतना ही अच्छा रहेगा। प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां। निरंतर बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ते जाना, भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान में वृद्धि, वनों के विनाश तथा औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। यानी कि निरंतर बढ़ती हुई मनुष्य की जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ते जाना, भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और वनों के विनाश, मतलब पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, इन सब ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। इसको नोट कर लें आप लोग, मैं साइड में हूं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आज तकनीकी ज्ञान के बल पर मानव विकास की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ में लगा है। इस होड़ में वो तकनीक ज्ञान का ऐसा गलत उपयोग कर रहा है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए विनाश का कारण बन सकता है। वायु प्रदूषण का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य एवं उसके प्राणियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। सिर दर्द, आंखें दुखना, खांसी, दमा, हृदय रोग आदि किसी ना किसी रूप में वायु प्रदूषण से जुड़े हुए हैं। मतलब ये सब जो होते हैं ना, सिर दर्द, आंखें दुखना और दमा, हृदय रोग, ये सब किसी ना किसी रूप से वायु प्रदूषण से जुड़े हुए हैं। प्रदूषित जल के सेवन से मुख्य रूप से पाचन तंत्र संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO के अनुसार प्रतिवर्ष लाखों बच्चे दूषित जल पीने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न रोगों से मर जाते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दूषित जल पीने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण के भी गंभीर और घातक प्रभाव पड़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण शारीरिक और मानसिक तनाव तो बढ़ता ही है, साथ ही श्वसन गति और नाड़ी गति में उतार चढ़ाव, जठरांत्र की गतिशीलता में कमी तथा रुधिर परिसंचरण एवं हृदय पेशी के गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारा रहेगा समस्या और समाधान। ये जो समस्या है ना, इसका समाधान कैसे करें, कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज भैया, पेड़ पौधे लगाओ, यही सबसे अच्छी नीति है। देखो, महान शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं ने इस समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान दिया है। आज विश्व का प्रत्येक देश इस ओर सजग है। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। वृक्षारोपण यानी कि वृक्ष को लगाना, पेड़ पौधे लगाना ही सबसे अच्छा साधन है। इसी के द्वारा ही हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थों एवं जल को उपचारित करके ही बाहर निकाला जाए तथा इनको जल स्रोतों से मिलने से रोका जाए। जो हमारी नदियां हैं इनसे मिलने से रोका जाए। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकरों आदि के प्रयोग को नियंत्रित करना चाहिए। चलो लास्ट हेडिंग पे हम आ गए। अब उपसंहार हमारा हेडिंग है लास्ट वाला। आखिर उपसंहार में क्या लिखना होता है, जैसे जो हम लिख रहे हैं निबंध ना, उसका थोड़ा बहुत सॉल्यूशन या कुछ ऐसे आपको लिखना है। देखो, पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते इस प्रदूषित वातावरण के खतरे के प्रति सचेत हों तथा पूर्ण मनोयोग से संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ व सुंदर बनाने का यत्न करें। वृक्षारोपण का कार्यक्रम सरकारी स्तर पर जोर शोर से चलाया जा रहा है, ठीक है, तथा वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए भी कठोर नियम बनाए गए हैं। इस बात को भी प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए। इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ने वाला हूं, ठीक है। बनाए
जाएं और जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। हम सबको वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें, ताकि हम पेड़ पौधे लगाएं। ठीक है। इधर न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने के आदेश दिए गए हैं तथा नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था कर प्रदूषण पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्राप्त करने को अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये भैया आपका निबंध होगा। मैंने आपको बताया था कि आपके हेडिंग कौन कौन से रहेंगे। मैं स्टार्टिंग में अब चलता हूं भैया, जो हमारा स्टार्टिंग था। देखो मैंने आपको कहा था कि जब भी आप निबंध लिखेंगे, टॉप 10 निबंध तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में ये 3 हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रस्तावना, फिर निबंध से रिलेटेड हेडिंग, फिर उपसंहार। देखो मैंने आपको आज के इस क्लास में टॉप 10, देखो ये जो आपके टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध हैं, इनको भी मैंने आपको बताया, साथ में मैंने आपको निबंध लिखना भी सिखाया। मैं लास्ट में जाते जाते ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि निबंध को रटा नहीं जाता कि आप दिन भर बैठकर ये ऐसे रहेगा, उसको पढ़ो, रटो मत, उसको एक बार देख लो अच्छे से, उसके हेडिंग को समझ लो, आप निबंध बहुत आसानी से लिख देंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा? आशा करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वीडियो आज का यहीं पर समाप्त होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी क्या चाहिए जिंदगी के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।